गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं हूं सौरभ और SSN IAS PSC क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले जो वीडियो था हमने उसमें पेपर 4 को डिस्कस किया, एथिक्स का पेपर, उसके उपरांत हमने पेपर 5 को डिस्कस किया, हिंदी का पेपर। उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ 2015 का पेपर 4 यानी नीति शास्त्र का पेपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि नैतिक सद्गुण से आप क्या समझते हैं। तो नैतिक सद्गुण क्या होते हैं आप उसको बताइए 2 लाइन में पहले। कि स्थायी मानसिक अवस्था है। नैतिक सद्गुण क्या है? एक स्थायी मानसिक अवस्था है जो लगातार नैतिकता के अभ्यास से विकसित होती है। अभी नैतिकता क्या होती है? नैतिकता का वही अर्थ है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। यदि आप मूल्यों के हिसाब से, उदाहरण के तौर पर यदि आप सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्मठता, तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है या जो आप हैं आप नैतिक हैं। तो यदि आप नैतिकता का अभ्यास लगातार कर रहे हैं तो आपके अंदर एक स्थायी मानसिक सद्गुण विकसित होगा जिसे हम नैतिक सद्गुण कहते हैं। उसके बाद आप बताइए कि नैतिक सद्गुण विकसित होने पर क्या होता है? व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बुद्धि के अनुसार कार्य करता है या कार्य करेगा। यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर नैतिक सद्गुण का भाव पाया जाता है तो व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे यार ये इसके दिमाग बिल्कुल नहीं है, क्या ये पता नहीं कैसे काम कर रहा है ना। मान लीजिए कि यदि उसके अंदर नैतिक सद्गुण होगा तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करेगा। बिल्कुल सत्य है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति में यदि न्याय का सद्गुण है। किसका सद्गुण है? न्याय। कोई व्यक्ति है जो बहुत न्यायप्रिय है, अच्छे से न्याय करता है, उसको पसंद है, तो व्यक्ति के अंदर यदि न्याय का सद्गुण है तो वह हर परिस्थिति में न्यायपूर्ण व्यवहार ही करेगा। आप इस बात को याद रखिएगा। कितने भी जटिल परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि उसके अंदर न्याय सद्गुण है तो वो हर परिस्थिति में न्यायपूर्ण कार्य ही करेगा। उसके बाद आप कुछ उदाहरण दे करके कुछ 2-3 नैतिक सद्गुण बताइए कि और कौन से होते हैं। तो देखिए, एक सत्यनिष्ठा है, नैतिक सद्गुण है बिल्कुल। कर्मठता है, समर्पण है, आप और सारे भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता। आचरण संहिता का मतलब वो लोक सेवक बनने के बाद किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो आप बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप बता सकते हैं। देखिए, पहला तो है कि अधिकारों का प्रयोग जनता के हित में हो। यदि किसी लोक सेवक को कुछ अधिकार सौंपे गए हैं कि आप इस अधिकार से आपके पास ये कार्य करने की शक्तियां हैं, तो अधिकारों का प्रयोग जनता के हित में सुनिश्चित हो, इसलिए आचरण संहिता की आवश्यकता है। फिर है जनता का आदर्श होने के लिए। यदि आप कार्य करेंगे, कुशलता पूर्वक करेंगे तो जनता आपको अपना आदर्श बनाती है। तो एक तरीके से जनता का आदर्श बनने के लिए भी आचरण संहिता की नितांत आवश्यकता है। उसके बाद है उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता विकसित करने के लिए, है ना, अकाउंटेबिलिटी डेवलप करने के लिए आचरण संहिता की जरूरत है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद बेटा अधिकारों के दुरुपयोग से रोकना। आचरण संहिता का उद्देश्य है, आपको पता है कि यदि कोई व्यक्ति आचरण संहिता या कोई लोक सेवक जो है यदि आचरण संहिता का दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक तथा अनुशासनात्मक दोनों कार्रवाई की जाती है। और लास्ट में है राजनीतिक तटस्थता एवं निष्पक्षता। आप किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित ना हो, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कार्य ना करने लगे, इसके लिए भी आचरण संहिता की आवश्यकता होती है। चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि गांधी जी की नैतिक शिक्षा का आधार क्या है, यानी कि नैतिक शिक्षाएं जो उनके द्वारा प्रदान की गई हैं उनका बेस क्या क्या है। तो पहले आप बताइए कि जो गांधी जी की नैतिक शिक्षा है बेटा वो 9 वेदांत पर आधारित है ना, 9 वेदांत पर आधारित है। उसी तरीके से इनके जो कुछ विचार हैं वो जॉन रस्किन की एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटू द लास्ट, उससे लिए गए हैं। और आधार क्या है नैतिक शिक्षा का, तो आपको पता है कि सत्य और अहिंसा यानी ट्रुथ और नॉन वायलेंस 2 इनके मेन सिद्धांत हैं। उसके उपरांत करुणा। गांधी जी ने जो करुणा का विचार है वो ईसा मसीह से लिया है।
और अंतिम है बेटा हृदय परिवर्तन। आपको पता है कि गांधी जी हृदय परिवर्तन कर लोगों की सहानुभूति या लोगों को परिवर्तित करना चाहते थे। तो नैतिक शिक्षा का आधार क्या है? सत्य है, अहिंसा है, करुणा है तथा हृदय परिवर्तन है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं कि सामवेगिक बुद्धि का शासन में क्या महत्व होता है। आपको पता है कि सामवेगिक बुद्धि क्या है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। एक सामवेगिक बुद्धि का अलग से लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। इवन ये 2014 के पेपर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा बतानी है, पीटर तथा सालोवी के अनुसार बता सकते हैं या आप अपने अनुसार परिभाषा दे सकते हैं कि सामयिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जिसमें व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझकर या अपने स्वयं की भावनाओं को समझकर उसका प्रबंधन करता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। इसी को हम सामयिक बुद्धि कहते हैं। तो सामयिक बुद्धि का शासन में क्या महत्व है? तो देखिए, दबाव समूहों का प्रबंधन। दबाव समूह क्या क्या है? शासन के ऊपर कौन कौन सी चीजें दबाव समूह का कार्य करती है? तो एक है मीडिया, फिर है जनता, फिर है राजनीति। तो आपको पता है कि इतने सारे जो दबाव समूह होते हैं उनका प्रबंधन आप अच्छे से कर पाएंगे या शासन अच्छे से कर पाएगा यदि वह सामयिक बुद्धि का उपयोग कर रहा है तो। उसके बाद है दक्षपूर्ण कार्य निष्पादन। जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें दक्षता लगभग 100% होगी। उसके बाद है बेहतर संबंध निर्माण। आप किस शासन जो है वो किसी भी व्यक्ति से, जैसे समाज के जो निम्न व्यक्ति वर्ग का व्यक्ति है उससे एक बेहतर संबंध तथा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिर है प्रभावी नेतृत्व। जो लोक सेवक शासन में सेवा कर रहे हैं सामयिक बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने नेतृत्व को प्रभावी बना सकते हैं। उसके बाद है सहयोग प्राप्त करना। जरूरत पड़ने पर आप जनता का सहयोग भी प्राप्त करते हैं यदि आप अपने संवेगों का उचित प्रबंधन कर रहे हैं तो। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, पंच महाव्रत क्या है? तो आपको पता है कि ये जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं। जैन धर्म को समझने के लिए आप इन 5 सिद्धांत को समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जैन धर्म का दर्शन क्या है। तो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है पंच महाव्रत। हमने इसको पिछले भी वीडियो में देखा है। उसके बाद है कि इनकी संख्या कितनी है? 5 नाम समझ में आ रहा है पंच महाव्रत। तो कौन कौन से हैं? सत्य है, अहिंसा, अस्तेय का अर्थ हुआ चोरी नहीं करना। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा संपत्ति या धन का इकट्ठा ना करना। और उसके बाद है बेटा ब्रह्मचर्य। आपको पता है कि प्रारंभिक जो 4 महाव्रत हैं उसको दिए किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, है ना। ये जो 23वें तीर्थंकर हैं उनके द्वारा दिए गए थे। और ये जो ब्रह्मचर्य यानी कि जो 5वां व्रत है, महाव्रत है, इसको दिया था महावीर स्वामी ने। तो याद रखिएगा आप लोग, ये 5वां महाव्रत जो है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया। जैन धर्म में इसी को हम पंच महाव्रत कहते हैं। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित शहर। इसका पूरा प्रश्न ये है कि स्वामी विवेकानंद से के संबंध में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जो 1893 में हुआ था, वहां पर उन्होंने 11 सितंबर और 27 सितंबर को भाषण दिया था, है ना। तो कौन सा, अगर आप सीधे शिकागो लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है। और शिकागो कहां पर है? तो उत्तरी अमेरिका में है ना, यूएसए में है। थोड़ा सा बता दीजिए कि बचपन का नाम क्या था इनका? तो नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्रनाथ कहते हैं इनको। और भाषण की शुरुआत कैसे की इन्होंने? तो भाषण की शुरुआत की थी, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों तथा बहनों। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 1G। तो इसमें बोल रहा है कि मनोवृत्ति के प्रकार। प्रकार का अर्थ हुआ फंक्शन, क्या क्या कार्य है मनोवृत्ति के। तो आप पहले बताइए कि परिभाषा क्या है मनोवृत्ति की? तो किसी संज्ञा के प्रति विशिष्ट भावना, किसी मनोवैज्ञानिकता के प्रति विशिष्ट भावना मनोवृत्ति कहलाती है। आप परिभाषा जो है वो अपनी भी दे सकते हैं, है ना, और किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी दे सकते हैं। क्या प्रकार है, कार्य क्या करती है? तो देखिए, सामाजिक जगत को समझने के लिए
आपके आसपास जो परिवेश है, वातावरण है, उसको समझने के लिए आपकी मनोवृत्ति जो है वो आपकी हेल्प करती है, मदद करती है, और ये मदद करने के साथ साथ कार्य भी करती है। उसके बाद है अवांछित सूचनाओं से बचाव। एक प्रमुख इसका क्या फंक्शन है, कार्य है कि अवांछित सूचनाओं से आपको बचाती है। यदि आपका जैसे मान लीजिए कि ISIS आतंकवादी ग्रुप आता है और बोलता है कि हमसे जुड़िए आकर के, आपकी मनोवृत्ति कैसी है ISIS आतंकवादी समूह के प्रति? नकारात्मक। आपके लिए सूचना कैसी हो गई? वो अवांछित, नहीं चाहते हैं आप, तो आपकी मनोवृत्ति जो होती है वो अवांछित सूचनाओं से बचाव करती है। उसके बाद है आत्म अभिव्यक्ति, यानी आप खुद की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि आपकी सकारात्मक एक तरीके की मनोवृत्ति है तो आप एक्सप्रेस जब भी करेंगे तो अगला पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है? अहम रक्षार्थ प्रकार, यानी आप खुद का ही मान सम्मान करेंगे, जो बहुत सारे व्यक्तियों में नहीं होता है ना? खुद का मान सम्मान करने लगेंगे यदि आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक है और आप सकारात्मकता से कार्य करते जा रहे हैं, तो आपको एक टाइम आएगा जब लगने लगेगा कि नहीं यार, हाँ मैं वाकई में मैं सही कर रहा हूँ। तो एक तरीके से आप खुद का ही मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो ये मान सम्मान भी बढ़ाती है। उसके बाद है समय प्रबंधन। मनोवृत्ति का एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये आपका समय प्रबंधित करती है, समय बचाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी मॉल में गए हैं और आपको पता है कि मुझे ये शर्ट खरीदनी है, तो आप जाएंगे, आप वो शर्ट खरीद लेंगे। क्लियर? आप समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं मुझे वो लेना है, मुझे वो लेना है। पहले से आपकी मनोवृत्ति बनी हुई है किसी पर्टिकुलरली उत्पाद के प्रति, तो आप वो सकारात्मक हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर मनोवृत्ति आपका समय प्रबंधित कर रही है। चलिए बच्चों, आज का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं, अपना 8वां प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि विशल ब्लोअर से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता है कि विशल ब्लोअर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसका बड़ा अच्छा नाम है भांडाफोड़ कार्यकर्ता। तो भांडाफोड़ कार्यकर्ता कौन होता है? तो जो भांडाफोड़ करता है। अब देखिए, आप इसकी परिभाषा बनाइए, है ना? कैसे? यह ऐसा व्यक्ति है जो किसी संगठन के अंतर्गत कार्य करते हुए, संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहा है, कार्य करते हुए संगठन के भीतर के भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को उजागर करता है। यानी कि शासन को बताता है, प्रशासन को बताता है कि इस पर्टिकुलरली संगठन के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे हम विशल ब्लोअर कहते हैं। इसके लिए हमने विशल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया है, जिसके तहत विशल ब्लोअर को हम कुछ सुरक्षाएं उपलब्ध कराते हैं, सुरक्षाएं प्रदान कराते हैं। इसकी क्या उपयोगिता है विशल ब्लोअर की? तो देखिए, प्रशासन को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने में विशल ब्लोअर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरीके से यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अशक्त वर्ग के प्रति संवेदना, आपको यदि आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है 6 मार्क्स में 2014 वाले पेपर में। तो अशक्त वर्ग यानी कि जो डिसेबल लोग हैं, उनके प्रति संवेदना का आशय का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो बताइए, यह एक उच्च मूल्य है। उच्च मूल्य का मतलब क्या हुआ? एक नॉर्मल मूल्य से काम नहीं चल रहा था क्या कि जो हमें उच्च मूल्य की आवश्यकता पड़ी? तो देखिए, उच्च मूल्य कहने का अर्थ ये है, आशय ये है कि व्यक्ति में बहुत सारे नैतिक मूल्य तो होने चाहिए, लेकिन उनमें से भी आप किन मूल्यों को सर्वोपरि रखते हैं या किन मूल्यों के साथ आप बिल्कुल जाना चाहते हैं, उसे हम उच्च मूल्य कहते हैं। और ये जो अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना है, ये एक उच्च मूल्य है, यानी कि एक लोक सेवक के अंदर ये होना ही चाहिए। अब देखिए जरा कि दुखी एवं कमजोर व्यक्तियों एवं प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली ऐसी भावना, कोई व्यक्ति दुखी है, प्राणी है, कमजोर है, या किसी कारण उसकी ऐसी स्थिति है जिसके अंदर आपके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है, जैसे उनकी दुखपूर्ण स्थिति को आप समझ रहे हैं,
उस भावना जो उत्पन्न हुई, आप उनकी दुखपूर्ण स्थिति को समझ रहे हो और उनके प्रति समानुभूति रखने से ये उत्पन्न होती है। तो अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का अर्थ क्या है, अच्छे समझ में आ गया आपको कि क्या कह रहा है कि दुखी एवं कमजोर व्यक्तियों एवं प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली ऐसी भावना जो उनकी दुखपूर्ण स्थिति को समझने, यानी कि जब आप उनकी दुखपूर्ण स्थिति को समझेंगे और उनके प्रति समानुभूति रखेंगे। अच्छा, ये समानुभूति, आपने तो सहानुभूति सुना है, तो समानुभूति क्यों है ना? आपने एक सिंपैथी वर्ड सुना होगा, सहानुभूति कहते हैं हमें, इससे सिंपैथी है। यहाँ पे तो समानुभूति है यानी कि एम्पैथी है, तो दोनों में क्या अर्थ है? तो आपने एक सूरदास जी का एक लाइन है उनकी कि घायल की गति घायल जाने, है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी के साथ एक बुरा एक्सीडेंट हो गया, है ना? तो बुरा एक्सीडेंट हो गया और आपको पता चला कि यार मेरे मित्र का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसके प्रति रखोगे सहानुभूति, सिंपैथी। लेकिन वही एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए या उसके साथ, दोस्त के साथ आप भी होते, तब आप उसके साथ रखते समानुभूति। मतलब सहानुभूति की चरम सीमा है समानुभूति। क्लियर? तो आप अशक्त वर्गों के प्रति कैसी संवेदना रख रहे हो? समानुभूति की संवेदना रख रहे हो। आगे है कि थोड़ा बताइए कि भारत में यह संरक्षणात्मक है। संरक्षणात्मक का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि जो अशक्त वर्ग है उनको हमने रिजर्वेशन दे के रखा है, जबकि कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से ये संवेदनात्मक होना चाहिए था, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, जो भी और वो व्यक्ति हैं जो ऊंचे हैं या बड़े लोग हैं, वो निम्न वर्ग के प्रति या अशक्त वर्गों के प्रति एक संवेदनात्मक भाव रखते, तो हमें इसकी संरक्षणात्मक की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा। 1 का जी देखिए, अरस्तु कौन है और उनका दार्शनिक सिद्धांत या मुख्य दार्शनिक सिद्धांत बताइए। तो अरस्तु के बारे में कितने सारे पॉइंट्स हैं जो हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि ये यूनान के दार्शनिक हैं, है ना? और क्या परिचय हो सकता है इनका? प्लेटो के शिष्य हैं, है ना? सिकंदर के गुरु हैं। फिर क्या है बेटा? जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं अरस्तु। तो ये आपका पेपर, साइंस वाला पेपर में पूछ सकता है कि फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? तो जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के फादर कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? तो द पॉलिटिक्स हैं, हिस्टोरिया है, एनिमेलिया है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, आप इन तीनों चारों पॉइंट्स में से कोई 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। अब आते हैं इनके सिद्धांत की तरफ। इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के जैसे ही आदर्श न्याय के सिद्धांत पर भरोसा करते थे, यानी कि आदर्श साम्राज्य, आदर्श कल्पना, यानी हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हर एक चीज आदर्श है। यानी जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है या मार्कर है, तो एक मार्कर, एक आदर्श मार्कर कैसे हो सकता है? वो इस प्रकार की कल्पना करते थे। तो देखिए सिद्धांत में पहले तो इनके जो कुछ सिद्धांत हैं वो निकोमेकियन एथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र का पहला ग्रंथ कहा जाता है। तो निकोमेकियन एथिक्स के अंदर इन्होंने नैतिक सद्गुण यानी कि मोरल वर्च्यूज के बारे में बताया कि इंसान के अंदर मोरल वर्च्यूज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर है यूडोमोनिया, ये इनका दूसरा सिद्धांत है या दार्शनिक सिद्धांत का एक प्रमुख पक्ष है यूडोमोनिया। यूडोमोनिया का अर्थ होता है सर्वोच्च कल्याण। मतलब जैसे मान लीजिए कि जैन क्या बोलते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति चाहिए, निर्बंध, निर्ग्रंथ, ऐसे शब्द सुनते हैं आप, है ना? और हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? मोक्ष। तो इन्होंने यूडोमोनिया, तो मोक्ष का जो अर्थ हिंदू धर्म में है, कैवल्य का जो अर्थ जैन धर्म में है, वही है यूडोमोनिया। किनके लिए? अरस्तु के लिए। तो इंसान जो है उसको सर्वोच्च कल्याण या सर्वोच्च सुख की कल्पना करनी चाहिए, उसको ये पद प्राप्त करना चाहिए। उसके अलावा है मध्यम मार्ग। देखिए गौतम बुद्ध के पहले मध्यम मार्ग का रास्ता बता दिया था अरस्तु ने। तो 2 अतिवाद, अतिवाद मतलब अति वैसे भी खराब चीज है, तो 2 अतिवाद के बीच का मार्ग, इसको हम क्या बोलते हैं? मध्यम मार्ग। तो ये कुछ अरस्तु के सिद्धांत हैं। 1 के देखते हैं हम लोग, श्री अरविंदो का दार्शनिक सिद्धांत। तो श्री अरविंदो का दार्शनिक सिद्धांत पहली बात बताइए आपकी जो है नव वेदांत पर आधारित है।
नव वेदांत आधारित यानी कि पूर्ण अद्वैतवाद। देखिए अद्वैतवाद क्या है, शंकराचार्य का है। अद्वैतवाद का मतलब दो नहीं एक, यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है, मिथ्या है, मतलब परमात्मा और आत्मा एक ही चीज है। इसी को तो हम कहते हैं अद्वैतवाद। इनका जो सिद्धांत है वो पूर्ण अद्वैतवाद पर आधारित है। फिर दार्शनिक सिद्धांत को बताने के लिए इनके कुछ कुछ सिद्धांत है, जैसे अतिमानस से अति तथा अतिमानव का सिद्धांत, और उसके बाद है नियतिवाद या भाग्यवाद दर्शन, तीसरा है उदात्त सत्य का सिद्धांत, और चौथा है दैवी शक्ति, और पांचवा है योगाभ्यास। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है श्री अरविंदो के ऊपर, तो जो 2014 के पेपर में इनके ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जड़ से लेकर के सुपर मानव यानी कि एक तरीके से सुपर ह्यूमन अति मानव बनने तक का क्या सफर है, तो ये है इनका एक तरीके से अति मानस तथा अति मानव सिद्धांत। अति मानस का मतलब एक तरीके से एक ऐसा मन, एक ऐसा ब्रेन होना कि उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अति मानव का होने का अर्थ क्या है, सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन का यानी कि जो एक सिंपल मानव होता है, नॉर्मल इंसान होता है, वो अति मानव बन सकता है। कैसे बन सकता है, उसके अंदर जितने भी तामसिक गुण हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, यदि उसको दूर करे। कैसे दूर करेगा, तो उन्होंने योगाभ्यास के माध्यम से इसको दूर करने के लिए बताया। फिर क्या होता है बेटा, नेक्स्ट इनका क्या सिद्धांत है या क्या दार्शनिक सिद्धांत है, तो नियतिवाद या भाग्यवाद का दर्शन। नियतिवाद भाग्यवाद के दर्शन में ये कहते हैं कि दुनिया की सारी इच्छाएं किसके अधीन है, काली मां के अधीन है। कि काली माता को बहुत मानते थे, तो जो उन्होंने आपकी नियति में जो लिखा है उसी के अनुसार आपके कार्य होंगे। फिर उसके बाद उदात्त सत्य का सिद्धांत यानी कि रियलाइजेशन ऑफ सबलाइम ट्रुथ, यानी कि सत्य कैसा है, उदात्त है। आप उदात्त सत्य को तभी समझ सकते हो, सबलाइम ट्रुथ को तभी समझ सकते हो जब आप अति मानव या अति मानस की स्थिति में होंगे। उसके बाद है दैवी शक्ति। दैवी शक्ति का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से डिवाइन पावर। ये एक अदृश्य शक्ति के ऊपर भरोसा करते थे और कहते थे कि सारी की सारी जो डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति है, उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से सारी चीजें हो रही है इस अर्थ में। फिर है अगला है योगाभ्यास। देखिए दार्शनिक सिद्धांत में योगाभ्यास को लिखना कहां तक उचित है, तो दार्शनिक सिद्धांत जो ये है, ऊपर की जो चार चीजें इन्होंने कही है, अतिमानस, नियतिवाद, उदात्त सत्य और दैवी शक्ति, ये प्राप्त कैसे होगा, तो ये प्राप्त करने का साधन है योगाभ्यास। यानी कि आप आध्यात्मिक तरीके से ये जो चार दार्शनिक सिद्धांत है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं बेटा 1L। प्रश्न है कि उच्च मूल्य से क्या आशय है, तो ये हमारे व्यवहार तथा नैतिक आचरण संहिता के प्रमुख अवयव हैं। कैसे अवयव है, प्रमुख अवयव है। एक लोक सेवक के अंदर यदि उच्च मूल्य है, उसका व्यवहार, उसका नैतिक आचरण किस तरीके से कार्य करेगा, ये उच्च मूल्य बताता है। ये किसी समाज या संगठन या व्यक्ति के लिए एक दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। पूरी डेफिनेशन यदि आपको बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, पूरी परिभाषा आप कैसे देंगे, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि ये हमारे व्यवहार तथा नैतिक आचरण संहिता के प्रमुख अवयव हैं, जो किसी समाज या संगठन या व्यक्ति के लिए दिशा निर्देश का काम करते हैं, यानी कि उसका मार्गदर्शन करते हैं। वो कार्य कैसे करेगा, कुछ उदाहरण देकर के बताइए। तो सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी, तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी एक उच्च मूल्य की कैटेगरी में आता है, यानी एक हायर वैल्यू है। राजनीतिक तटस्थता तथा निष्पक्षता है ना। फिर उसके बाद है अशक्त वर्ग के प्रति करुणा तथा संवेदना, जो हमने भी इसके पहले वाले प्रश्न में देखा है। तो उच्च वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, देखिए वैल्यूज तो बहुत है, समर्पण है, एक तरीके से वस्तुनिष्ठता है, निष्पक्षता है। तो आप पूरे मूल्यों की कैटेगरी में, श्रेणी में आप किन मूल्यों को सर्वोपरि रखते हैं, वही आपके हायर मूल्यज होती हैं। एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम इन मूल्यों पे तो अड़े रहे, इन मूल्यों का पालन करे, उसे ही हम उच्च मूल्य की श्रेणी में रखते हैं। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं 1M। प्रश्न था कि महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
है ना, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो देखिए पुस्तक तो बहुत सारी हैं, 2 4 6 हैं उनकी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ्स, 1925 में छपी थी। क्लियर बेटा? अब ये जो सत्य के साथ प्रयोग है, इसमें इन्होंने सत्य व अहिंसा के बारे में बतलाया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि बेटा इसकी जो भाषा थी वो गुजराती थी, ठीक है। तो महादेव देसाई ने इसका अनुवादन किया है, ट्रांसलेशन किया है 1927 में अंग्रेजी में। तो यदि आपसे पूछे कि ओरिजिनल में कैसी थी, तो ओरिजिनल भाषा इसकी गुजराती थी। क्लियर है? अच्छा, महात्मा गांधी की पुस्तकों में एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जिसपे सीधे प्रश्न आते हैं बेटा, हिंद स्वराज, है ना। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने स्वराज के बारे में इसी पुस्तक में बताया, हिंद स्वराज, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इसकी भाषा जो है वो गुजराती है ना, और प्रश्न आता है कि इन्होंने कब लिखी थी ये पुस्तक, है ना। तो याद रखिएगा, लंदन से दक्षिण अफ्रीका जाते समय एक जहाज था जिसका नाम था SS किंडोनन कैसल। तो SS किंडोनन कैसल के ऊपर इन्होंने ये हिंद स्वराज की जो नाम की जो पुस्तक है वो लिखी थी। भाषा कैसी थी? गुजराती थी। एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ्स यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो भी गुजराती भाषा में है, लेकिन महादेव देसाई ने इसको अंग्रेजी में बदला है। इसका प्रकाशन हुआ था 1927 में, जबकि मूल कॉपी जो है वो 1925 में 1925 में प्रकाशित हुई थी। अब याद रखिए, देखिए ये जो सत्य के साथ प्रयोग है ना, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा भी है। तो इसका पूरा नाम यदि आप देखोगे तो लिखा है एन ऑटोबायोग्राफी, है ना, यानी कि आत्मकथा। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा भी यही पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और ये महात्मा गांधी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। 1N पूछ रहा है DAT या डैट से आप क्या समझते हैं? तो नीति शास्त्र के अंदर डैट क्या है? तो सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म बताइए। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम समझ में आ रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, मतलब कि अभिरुचि का परीक्षण करेंगे इसके तहत। फिर उसके बाद हिंदी में देखोगे आप इसको क्या कहते हैं? विभेदक योग्यता परीक्षण। तो खैर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बस इसका हिंदी रूप है। आप डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो करते क्या है, देखिए प्रतियोगी जो होता है, कॉम्पिटिटर जो होता है, या जो पेपर दे रहा होता है बच्चा, प्रतियोगी की अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड, तर्क शक्ति और सीखने की प्रवृत्ति का मापन है। ये टेस्ट लेकर के हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर, प्रतियोगी के अंदर अभिरुचि का मापन इस पर कितना है, तर्क शक्ति का मापन इस पर कितना है। आप एक इसका उदाहरण देकर के भी समझा सकते हैं। कैसे उदाहरण देंगे? चलिए एक टेस्ट बताता हूं मैं आपको, या आपकी अभिरुचि का परीक्षण करते हैं। आपने देखा होगा कि एग्जाम में ऐसे 4 बॉक्स बने आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लिखा है प्लस 2 डॉट, फिर लिखा है माइनस 2 डॉट, या मैं ए प्लस माइनस नहीं बोलता तो फिर आप क्या करते हैं? चौथा क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा देखिए, प्लस है, प्लस के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डॉट बने हुए हैं, फिर माइनस है। तो आप ये देख रहे हैं कि पहली चीज तो ये प्लस है, माइनस है, इनटू है, फिर इसके बाद डिवाइड ही होगा, है ना। तो एक चीज क्या हो गई? डिवाइड हो गई। दूसरी चीज आपको ये दिख रही है कि जो 2 बिंदु हैं, 2 डॉट हैं, ये एक तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो देखिए यहां से घूम के यहां आया, यहां से घूम के यहां आया, तो चौथा कहां आएगा? साइड में आ गया, यानी कि यहां आ गया। तो आप इस तरीके से भरेंगे। तो ये क्या है? एक डैट का एक उदाहरण दिया मैंने। यदि आप उदाहरण देकर के समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आएगा। चलिए बच्चों, हम आज अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं 3 मार्क्स का। तो 1 वो पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता क्या है। पिछले वीडियो में हम 2014 का पेपर जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने इसको 6 मार्क्स में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूं। तो देखिए एक अंतरराष्ट्रीय कैसा है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी है, गैर लाभकारी है, ठीक है ना। और एक संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की निगरानी करता है। भ्रष्टाचार
नाम समझ में आया था पारदर्शिता, तो भ्रष्टाचार में पारदर्शिता होना बहुत आवश्यक है। तो क्या कर रहा है ये, एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार की निगरानी करता है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई, तो 1993 में 1993 में इसकी स्थापना हुई है। फिर बेटा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और इसका विशेष कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है, मुख्य कार्य, तो देखिए ये सूचकांक प्रदर्शित करता है ना, इंडेक्स जारी करता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना, सीपीआई, फिर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जिसको हम कहते हैं, फिर बेटा ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर जीसीबी जिसको बोलते हैं, है ना, ग्लोबल इंटीग्रिटी रिपोर्ट, वैश्विक सत्यनिष्ठा रिपोर्ट। आप इन सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है आप वो भी बता सकते हैं। जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में जो भारत की स्थिति है वो लगभग 78 पोजीशन पर है, चाइना और भारत लगभग बराबर है। और अभी हाल ही में मतलब नवंबर में एक रिपोर्ट जारी हुई है, नवंबर 2020 की रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें एशियाई देशों का यानी कि एशियाई देश जितने कंट्रीज हैं उनका सीपीआई जारी हुआ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता में जारी किया है। उसमें पूरे एशिया का सबसे भ्रष्ट और करप्ट देश जो है वो है भारत। तो आप ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसमें मात्र 20,000 25,000 लोगों को शामिल किया गया था, पूछने के लिए बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को शामिल किया गया था, लेकिन आप ये डाटा दे सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा है। क्लियरली, तो बेटा हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखे हैं। अगला जो वीडियो होगा हम उसमें 6 मार्क्स के प्रारंभिक 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए दीजिए यार, थैंक यू।